23 जून 2024 इंडियन यूनियन का फुल बजट पेश किया गया और इस बजट में कई प्रस्ताव थे। इसमें टैक्स के बारे में भी थे, कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे। और टैक्स के बारे में जो प्रस्ताव थे उसमें खासकर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी प्रस्ताव थे, जो बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधित प्रस्ताव को पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब हम सेल करते हैं और जो उसमें कैपिटल गेन टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, यदि हमने 23 जुलाई के पहले परचेज किया या 23 जुलाई के बाद में परचेज किया, और उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स की व्यवस्थाएं आज के दिन में क्या हैं, और हम 10 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन को पर लगने वाले टैक्स को जीरो कैसे कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब वैसी प्रॉपर्टी जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है जो आप अपने आवास के लिए या रेसिडेंस के लिए यूज ना करते हो, जैसे ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, इंडस्ट्रियल एरिया। इस तरह की प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और जब इसको आप सेल करेंगे उस पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। अब सवाल होता है कि कैपिटल गेन भी दो तरह के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 23 जुलाई 2024 से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषाएं बदल गई हैं। 22 जुलाई 2024 तक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट कहलाते थे जिसको आपने 36 महीने तक होल्ड किया हुआ है, और 36 महीने से अधिक यदि होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता। लेकिन 23 जुलाई 2024 से ये व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं। अब 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड यदि आपने 24 महीने तक कैपिटल एसेट को होल्ड किया है और उस पर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, और 24 महीने से अधिक यदि आपने कैपिटल एसेट को यानी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को होल्ड किया है और उसके बाद उसको सेल किया है और उस पर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगी। जबकि पहले व्यवस्थाएं 22 जुलाई तक ये व्यवस्थाएं 36 महीने की होल्डिंग पीरियड की थी। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि 23 जुलाई 2024 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने होल्डिंग पीरियड के पहले या कितने होल्डिंग पीरियड के बाद होगा। दूसरा जो कैपिटल गेन में चेंज हुआ है वो उसके टैक्स में चेंज हुआ है। 22 जुलाई तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हुआ करते थे उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का टैक्स हमें देना पड़ता था, जबकि 23 जुलाई 2024 से ये 12.5% का विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेसिस टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए जनाब, इंडेक्सेशन बेनिफिट और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट इसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन है एक आम लोगों के बीच। कुछ लोग कहते हैं कि अब इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी भी है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर इसकी क्लैरिटी क्या है, क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट है या नहीं है। तो जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, जो प्रस्ताव यूनियन बजट में थी उसमें कुछ संशोधन किए गए और उस संशोधन में ये संशोधित किया गया कि यदि वैसी प्रॉपर्टी जो आपने 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की है और उसको 23 जुलाई 2024 के बाद आपने सेल की है, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही व्यवस्थाएं लागू हैं, यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का टैक्स या बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का 12.5% का टैक्स। और इसमें एसएससी को ये लिबर्टी है कि जिस भी प्रोविजंस में उसको फायदा हो वो प्रोविजन को वो ऑफ कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कोई प्रॉपर्टी हमने 80 लाख की खरीदी थी और 24-25 फाइनेंशियल ईयर में यानी 23 जुलाई ऑनवर्ड किसी भी महीने में हमने उस प्रॉपर्टी को 8 करोड़ में बेची। अब चूंकि ये होल्डिंग पीरियड 2 साल से अधिक का है और हमने ये एग्जीक्यूशन किया है 23 जुलाई ऑनवर्ड, तो यहाँ 24 महीने की मानी जाएगी होल्डिंग पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक है, इसलिए इसमें जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बात करते हैं कि टैक्स यदि बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट का लगाएं तो कितना लगता है। तो यहाँ देखा हमने कि 8 करोड़ में बेची और 80 लाख में खरीदी थी। क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं था तो सिंपल वे में 8 करोड़ माइनस 80 लाख, इसका मतलब 7 करोड़ 20 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड इट कम्स टू 90 लाख। मतलब बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से आपको 90 लाख का टैक्स लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं
विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से। चूंकि हमने 17-18 में प्रॉपर्टी परचेज की थी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और उसको बेची 24-25 में, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 17-18 का 272 था और 24-25 का 363 है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 80 लाख था उसको इंडेक्स करेंगे और उसके हिसाब से निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 80 लाख जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कन्वर्जन का फॉर्मूला जो होगा, चूंकि 24-25 का CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 363 है और 17-18 का 272 था, तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 373 इंटू 80 लाख अपॉन 272 और ये आता है 1,07,00,000। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,07,00,000 और आपने उसको बेची 8 करोड़ में, तो इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये होगा 6,93,00,000 और 6,93,00,000 का 20% ये आता है 1,38,60,000 के आसपास। जबकि बिना इंडेक्सेशन के हिसाब से हमने 90 लाख दिया था और इंडेक्सेशन के हिसाब से हमने 1,38,60,000 दिया था। तो जनाब इसमें हम देखते हैं कि विदाउट इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट जो 23 जुलाई को इन्फोर्स हुआ, न्यू जो चेंज हुआ, हमें फ़ायदा इस प्रोविज़न से लग रहा है। हालांकि ये हमने एग्जाम्पल दिया है, ये एक्चुअल ये लाइव एग्जाम्पल है। ये 17-18 का CII 272 था, 24-25 का 363 था, ये करेक्ट है। लेकिन हमने चूँकि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है कि 80 लाख में बेचा खरीदा और 8 करोड़ में बेचा, तो ये कौन से फ़ायदेमंद हैं, चाहे पुरानी व्यवस्था यानी विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने में बेची और कितने में खरीदी, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि विदाउट इंडेक्सेशन वाली व्यवस्थाएं अच्छी हैं या विथ इंडेक्सेशन वाली व्यवस्थाएं। अब सवाल यह है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी बेची उसमें जो भी पैसे मिले, उस पर जो भी कैपिटल गेन बना और उस कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स बनेगा, क्या उस टैक्स को हम या तो जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं? जनाब ये बिल्कुल कर सकते हैं और इसका जिक्र इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54F में दिया हुआ है। लेकिन आप इसमें कैपिटल गेन टैक्स कम करें या जीरो करें, इसके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ व्यवस्था हैं या कह सकते हैं कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशंस है, ये प्रॉपर्टी जो भी बेच रहा है वो या तो इंडिविजुअल हो या HUF हो। दूसरा कंडीशंस ये है कि ये जो भी एग्जेम्पशंस मिलेंगे आपको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेंगे। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी आप 2 वर्षों के अंदर आपने प्रॉपर्टी सेल की और जो कैपिटल गेन हुआ उस गेन पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कम से कम होल्डिंग पीरियड इस प्रॉपर्टी की 2 साल से अधिक हो, ताकि आपको जो भी गेन मिले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिले। और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा तभी आप अपना टैक्स या तो कम कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। तीसरा कंडीशंस है कि जो पैसे मिले आपको प्रॉपर्टी बेचने पर, उस पैसे को आपको किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको ये एग्जेम्पशंस, ये सुविधाएं मिलेंगी। अब चूंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बातें हैं, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है। या तो आप चाहते हैं कि आप फ्लैट ही बना बनाया फ्लैट परचेज कर लें, या आप चाहते हैं कि मकान बनवाएं अपना खुद का। यदि आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला, उदाहरण के तौर पे आज 9 जनवरी 2025 है, आज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, तो आज के दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हो गया। तो आज के 1 साल पहले तक यानी 8 जनवरी 2024 से लेके आज तक यदि कोई आपने फ्लैट परचेज किया होगा, तो जितने अमाउंट में परचेज किया गया उसके हिसाब से आपको उसमें एग्जेम्पशन मिलेंगे। ये माना जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट्स उस नए फ्लैट में है। दूसरा है कि जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्रिएट हुआ उसके 2 सालों बाद तक, यानी आज 9 जनवरी 2025 है, इसका मतलब 9 जनवरी 2027 तक यदि कोई फ्लैट परचेज करते हैं तो उस फ्लैट के परचेज कॉस्ट जो भी होगा वो माना जाएगा कि आपने उसको री इन्वेस्ट किया। ये तक तो ये परचेज करने की बातें थी। लेकिन दूसरी पोजीशन हो सकती है कि आप मकान या फ्लैट्स बनवाना चाहते हैं, तो उस पोजीशन में जिस दिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ उसके 3 वर्षों के अंदर, यानी आज 9 जनवरी 2025 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट हुआ, तो 8 जनवरी 2028 तक यदि मकान यदि कंस्ट्रक्ट करवाते हैं अपने से, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा माना जाएगा कि वो आपने री इन्वेस्ट किया।
अब एक और कंडीशंस है कि फुल एग्जम्पशंस पाने के लिए आपको जितने नेट कंसिडरेशन होंगे उन सारे कंसिडरेशन को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेट कंसिडरेशन का मतलब जो भी कंसिडरेशन आपको मिले हैं, फुल कंसिडरेशन, सिल कंसिडरेशन, उसमें से जो आवश्यक खर्चे हैं वो माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगा वो नेट कंसिडरेशन माना जाएगा। अब अगला सवाल ये होता है कि यदि हम फुल कंसिडरेशन इन्वेस्ट ना करें तो आखिर एग्जाम्पशंस का एक्सटेंड क्या होगा, किस सीमा तक एग्जाम्पशन मिलेगी। तो जनाब ये कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है एग्जाम्पशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन। उदाहरण के तौर पे यदि माने कि 80 लाख में हमने परचेज किया था कोई प्रॉपर्टी और उसको 8 करोड़ में बेचा और जो भी गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इसमें विदाउट इंडेक्सेशन वाला प्रोविजन हम अप्लीकेबल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से 7 करोड़ 20 लाख रुपए का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और हमने इस 7 करोड़ 20 लाख और जो 8 लाख रुपए मिले उस 8 लाख रुपए में से हमने केवल 7 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ 7 करोड़ 20 लाख इंटू अमाउंट री इन्वेस्टेड 7 करोड़ अपॉन नेट कंसिडरेशन ये 8 करोड़ होगा, और ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 6 करोड़ 30 लाख। इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7 करोड़ 20 लाख था, लेकिन एग्जाम्पशन जो मिलेंगे आपको 6 करोड़ 30 लाख पर ही मिलेंगे। इसका मतलब जो 90 लाख और बचे उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और इस हिसाब से आप यदि कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो और उसमें यदि चाहते हैं आपको कैपिटल गेन टैक्स ना लगे या कम से कम लगे, तो इन सारे कंडीशंस को यदि पूरा करेंगे तो आप अपने टैक्स को जीरो कर पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम्पशंस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इस प्रोविजन के अंदर वो 10 करोड़ तक ही है। इसका मतलब यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ से ऊपर होता है तो पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगे। उसकी मैक्सिमम लिमिट जो एक्सटेंट है वो 10 करोड़ है। थैंक यू।